शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। दोस्तों, भारत के कोलकाता शहर से 9 अगस्त 2024 के सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जिसकी गूंज पूरे देश में फैल जाती है और साथ ही साथ ये खबर पूरे देश को हिला कर रख देती है। दोस्तों, ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी। दोस्तों, हॉस्पिटल जैसे माने जाने वाले सुरक्षित जगह पे इस लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर होना काफी चौंका देने वाली खबर थी। इस घटना का खुलासा तो तब होता है जब इस लेडी डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। इस रिपोर्ट ने लोगों के रूह तक को भी हिला डाला, क्योंकि ये मामला सिर्फ मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये खुलासा हुआ कि लेडी डॉक्टर की हत्या गला घोट कर की गई थी, इतनी ताकत से कि गला की थायराइड ग्लैंड टूट चुका था। साथ ही साथ दोस्तों, उस लेडी डॉक्टर के बॉडी पे अनेकों चोट के निशान मिले। बॉडी में कोई ऐसा जगह खाली नहीं था जहाँ पे चोट का निशान न हो। दोस्तों, सबसे डरावना सच तो तब सामने आया जब लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पे घाव का निशान दिखा। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का ही मामला नहीं था बल्कि रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। सोचने वाली बात तो ये है दोस्तों कि अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। उस रात कुछ ऐसे ही हुआ था जिसे जानने के बाद आप गुस्से से आग बबूले हो जाओगे। क्या वहाँ कोई और था जो इस क्रूर घटना का अंजाम दिया, और अगर था तो आखिरकार कौन था? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब खोजते हुए हम आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह लेडी डॉक्टर अपने नाइट शिफ्ट पे होती है और वहाँ अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे के करीब उनके मदर का कॉल आता है। फिर कॉल पे डॉक्टर अपने मदर से बातचीत करती है। हालांकि दोस्तों, हर एक माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता तो होती ही है। तभी डॉक्टर की माँ पूछती है कि बेटा, खाना वाना तो खा लिया ना तुमने, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तुम्हारी? तो डॉक्टर रिस्पॉन्स में बोलती है कि माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है और मैं अभी राउंड पे जाने वाली हूँ, उसके बाद खाना भी खा लूंगी। अपने मदर से बातचीत करने के बाद लेडी डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने राउंड पे निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में डॉक्टर को पूरे 2 घंटे लग जाते हैं, जिसके बाद लेडी डॉक्टर अपने क्लिक्स के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ जाती है। खाना खाते खाते और बातचीत करते करते रात के 3 बज जाते हैं, जिस वक्त लेडी डॉक्टर थोड़ी थकान फील कर रही थी। तो अपने थकान को दूर करने के लिए लेडी डॉक्टर हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। लेडी डॉक्टर को रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती है, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि दोस्तों लेडी डॉक्टर कभी भी आधे या 1 घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो सुबह का शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के प्रत्येक कमरे को चेक कर रहा होता है। चेक करते करते वर्कर हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे सेमिनार हॉल के करीब जाता है और सेमिनार हॉल में एंटर करता है। और जैसे ही दोस्तों सेमिनार हॉल के अंदर प्रवेश करता है तो उसके सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखने के बाद वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। इस वर्कर के चीख सुनकर हॉस्पिटल के सभी लोग सेमिनार हॉल में आते हैं और देखते हैं कि लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी सेमिनार हॉल में नग्न अवस्था में पड़ी होती है और उसके बॉडी के प्रत्येक जगहों पे ब्लड के निशान होते हैं। यहाँ खड़े सभी लोगों के लिए ये ड्रामा से कम नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने अपने आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। 9 अगस्त 2024 के सुबह लेडी डॉक्टर के पिता को हॉस्पिटल के तरफ से कॉल किया जाता है और कॉल पे यह बताया जाता है कि आपके बेटी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सब बातें सुनकर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। फिर दोस्तों कुछ ही देर बाद एक और कॉल हॉस्पिटल की तरफ से जाता है और उस कॉल पे यह बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इस बयान को सुनकर माँ बाप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद माँ बाप को उन्हीं की बेटी से पूरे 3 घंटों के बाद मिलवाया जाता है। माँ बाप ने देखा कि बेटी का शरीर खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में और जख्मों से भरा हुआ था। डॉक्टर के शरीर पे जगह जगह से चोट के निशान पाए गए और उनकी गर्दन टूटी हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहे थे। ये कोई साधारण मौत नहीं थी।
बेटी को इस हाल में देखकर माता और पिता दोनों टूट जाते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। इस घटना ने हॉस्पिटल के पूरे डॉक्टर्स, नर्सेज और वर्कर्स को हिला कर रख दिया था। जैसे ही दोस्तों ये खबर हॉस्पिटल के बाहर निकलती है तो सोशल मीडिया पे आग की तरफ फैलने लगती है। उस एरिया के सभी डॉक्टरों और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय। कातिलों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के कारण मामले की जांच बहुत ही तेजी से शुरू हो गई। दोस्तों शुरुआती दौर में तो हॉस्पिटल के प्रशासन इस हत्या को आत्महत्या के रूप में बताने की कोशिश की। हालांकि घटनास्थल की स्थिति और शरीर पे गहरे चोट के निशान और टूटे हुए गर्दन यही संकेत देते थे कि ये घटना तो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। दोस्तों जैसे जैसे ये घटना आगे बढ़ा तो राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी अपना दुख बयां किया। ये घटना केवल एक परिवार के लिए दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सवाल बन गया। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई। दोस्तों जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास वाले सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को खंगाला गया। उसी दौरान एक व्यक्ति सामने आया जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक का कार्य करता था। वो अक्सर हॉस्पिटल में आता जाता रहता था। दोस्तों इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग क्राइम सीन पे लेडी डॉक्टर के मोबाइल और लैपटॉप भी पाए गए। साथ ही साथ एक बहुत ही अहम एविडेंस पुलिस को हाथ लगा, ब्लूटूथ नेकबैंड। दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब पुलिस वाले दोबारा सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को चेक किए तो उन्हें देर रात उस फ्लोर के कॉरिडोर पे कुछ लोग दिखे जो मोस्टली हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स और स्टाफ्स थे। तभी दोस्तों पुलिस वालों की नजर एक शख्स पे पड़ती है जो सुबह 4 बजे उस सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखाई देता है। उस वक्त तो नेक बैंड उसके गले में पड़ा हुआ था, लेकिन 4:37 पर जब वो हॉल से बाहर आता है तो वो नेक बैंड उसके गले से गायब था। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पता चला कि वह आदमी उस हॉस्पिटल स्टाफ से जुड़ा हुआ नहीं था। हालांकि सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में जितने भी लोग दिखे गए थे सबके फोन को जब्त कर लिया गया और बारी बारी से सभी के फोनों से ब्लूटूथ नेक बैंड को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। तभी दोस्तों उसमें से एक फोन से ब्लूटूथ नेक बैंड कनेक्ट हो जाता है और वो फोन था संजय रॉय का। संजय रॉय ही वो शख्स था जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में देर रात उस सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया था। और साथ ही साथ पुलिस वालों ने बताया कि शक्ति से पूछताछ करने पे संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। न्यूज और सोशल मीडिया पे हर जगह संजय रॉय और उसके पास्ट के बारे में खबर आने लग गई। भवानीपुर का रहने वाला संजय रॉय अपने मोहल्ले में भी बदनाम था और वो खुद को पुलिस पोस्ट में बताता था। यहाँ तक कि संजय रॉय अपने बाइक पे कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसने 4 शादियां की थी, जिसमें से पहली 3 गलत बिहेवियर के कारण उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी चौथी वाइफ लास्ट ईयर कैंसर की वजह से खत्म हो गई थी। संजय रॉय पॉर्न मूवी और शराब का एडिक्टेड भी था। संजय रॉय ने पुलिस को बयान दिया कि 8 अगस्त की रात शराब पीकर कोलकाता के रेड लाइट एरिया में गया। फिर वहां से लगभग 11 बजे के करीब जिस पेशेंट को उसने भर्ती करवाया था उसे देखने आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचा और फिर 30 मिनट बाद वो वहां से निकलकर शोभा बाजार के रेड लाइट एरिया में गया। उसके बाद उसने फिर से शराब पीकर दोबारा आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसने उस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद संजय रॉय हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस बैराक में जाकर सो जाता है। जरा दोस्तों आप लोग ही सोचिए, ये कैसा सिस्टम है कि जो शख्स पुलिस में है ही नहीं वो आराम से शराब की नशे में पुलिस बैराक में जाकर सो रहा है और वहाँ उसे कोई रोक टोक नहीं है। खैर संजय रॉय के फोन में ढेरों सारे वीडियोस भी मिली। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को कुछ एविडेंस के आधार पर एक मात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर ली। हालांकि कोलकाता पुलिस का मानना यह था कि 24 घंटों से भी कम समय में हमने आरोपी को पकड़ लिया। कोलकाता पुलिस अपने इस क्विक एक्शन पे खुद को शाबाशी देने लगी। इसे अपनी जिद बताकर खुद की पीठ थपथपाने लगी। लेकिन दोस्तों ये किस्सा यहीं थमने वाला नहीं था, क्योंकि इस केस में हर एक नया खुलासा एक नया सवाल छोड़ रहा था, जिसका जवाब ना तो कोलकाता पुलिस के पास था और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास। संजय रॉय के अरेस्ट के बाद प्रोटेस्ट और भी तेजी से बढ़ गया। वैसे तो कहा जा रहा है कि संजय रॉय सिर्फ एक चेहरा है जिसे असली मुजरिम को बचाने के लिए सामने लाया गया है। या तो दोस्तों सभी कातिलों का काफी गहरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, या फिर ये लोग पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड वाले फैमिली से आते हैं। दोस्तों जब संजय रॉय को अरेस्ट किया गया तो एक चीज नोटिस किया गया कि
कि संजय रॉय की बॉडी लैंग्वेज रिमोर्सलेस और एरोगेंट से भरी हुई थी। हालांकि संजय रॉय ने कहा कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि जिस टाइप्स की इंजरीज डॉक्टर को हुई थी उससे ये साफ है कि उन्होंने फाइट बैक भी किया होगा। ऐसे में सामने वाले के शरीर पे भी चोट आई होगी, लेकिन संजय रॉय के बॉडी पे चोट तो दूर एक खरोच तक भी नहीं दिखी। उसका पकड़ा जाना मानो एक मूवी स्क्रिप्ट जैसी हो। क्राइम सीन पे खुलेआम एविडेंस मिल जाना, संजय रॉय को अपना गुनाह तुरंत कबूल कर लेना, ये सब हैरान कर देने वाली बातें थी। उस दिन लेडी डॉक्टर के साथ 4 जूनियर डॉक्टर्स भी थे। साथ ही फ्लोर पे कुछ और भी लोग थे जो सीसीटीवी कैमरा में नजर आए। लेकिन दोस्तों संजय रॉय के अलावे क्या किसी और का डीएनए सैंपल लिया गया? क्या क्राइम सीन पर मौजूद हेयर, ब्लड और सीमेन को पुलिस ने सिक्योरली कलेक्ट कर सभी सस्पेक्ट से मैच करवाया? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जिस हैवानियत से लेडी डॉक्टर गुजरी है, क्या उनकी चीखें और शोर दूसरे किसी को सुनाई नहीं दिया? हॉस्पिटल में तो वैसे भी माहौल शांत होता है और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त तो वैसे भी माहौल शांत था। ऐसे में जरा सा भी शोर दूर तक सुनाई देता। और वैसे भी दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि कॉरिडोर की चौड़ाई उतनी भी ज्यादा नहीं है कि सेमिनार हॉल की आवाजें दूसरे रूम तक सुनाई न दे। इसलिए दोस्तों एक बात तो साफ है कि यहाँ कोई चीखता चिल्लाता है और वो भी रात के सन्नाटे में, तो उसकी आवाजें बाहर तक जरूर आई होगी। दोस्तों अगर हम पुलिस के थ्योरी को समझे तो इस क्राइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही अपराधी शामिल है, संजय रॉय। अब जरा आप लोग ही सोच कर बताओ कि एक भरपूर नशे में व्यक्ति एक लेडी डॉक्टर को इतना कंट्रोल कर लिया कि वो शोर तक भी नहीं मचा पाई। ये तो तभी पॉसिबल है जब इसमें कई लोग शामिल हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि इस अपराध के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। दोस्तों इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी की बॉडी ऑलमोस्ट 15 ग्राम सीमेन ही प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उस डॉक्टर के बॉडी से 150 ग्राम सीमेन को मिलना ये वेरीफाई कर देता है कि उस लेडी डॉक्टर के साथ एक से अधिक लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। जब बॉडी मिली तो दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल पे थे, आंखों से ब्लड निकल रहा था। साथ ही प्राइवेट पार्ट पे भी गहरे घाव के निशान मिले। चेहरे पे मिले स्क्रैचेज और सेमिनार हॉल के फटे हुए पर्दे ये बयां करते हैं कि वो लेडी डॉक्टर उन दरिंदों से बचने के लिए सारी हदें पार कर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ी होगी। हालांकि गला घोंटने की वजह से, थायराइड कार्टिलेज की टूट जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस वारदात को सोचकर ही रूह कांप जाती है कि लेडी डॉक्टर अपने आखिरी पलों में कितने दर्द से गुजरी होगी। अगर लेडी डॉक्टर ने फाइट बैक किया होगा तो थोड़ी बहुत चोट तो इन अपराधियों के शरीर पे भी आई होगी। तो पुलिस ने सभी सस्पेक्ट्स के बॉडी का फिजिकल चेकअप क्यों नहीं कराई? यहाँ तक दोस्तों ये बात तो साफ हो गई कि संजय रॉय के साथ इस अपराध में और भी लोग शामिल हैं, या फिर किसी और को बचाने के लिए संजय रॉय को बलि के बकरे जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि देश की जनता ये समझ चुकी है कि कातिलों को बचाने के लिए पुलिस, हॉस्पिटल और सरकार में बैठे कुछ भ्रष्ट लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और जब इतना करने से दिल नहीं भरा तो अपने तरफ से गुंडों को भेजकर उस हॉस्पिटल में वहां पे सारे एविडेंस को मिटाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि अभी संजय रॉय पुलिस कस्टडी में है और इस मामला पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि इसमें और भी नए खुलासे हो। यह घटना हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हालांकि दोस्तों किसी ने सच कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारे में बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं पा रही। दोस्तों आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करें कि अगर सारे अपराधी पकड़े जाते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर दोस्तों हम मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।